हाँ जी, स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम जब ये क्लासेस शुरू की थी, जब राजस्थान जीके वाली क्लासें हम शुरुआत से बना रहे थे, तो सबसे पहले 2 वीडियो बीकानेर के इतिहास के बनाए थे। उसके बाद में 2 वीडियो राजस्थान के फ्रीडम फाइटर्स जो हुए थे उनके थे। उसके बाद पीजेंट मूवमेंट्स की एक पूरी सीरीज चलाई थी। उसके बाद प्रजामंडल मूवमेंट पढ़ाए थे। प्रजामंडल के बाद में मैं थोड़ा बोर सा हो गया था, एक जैसे टॉपिक, एक जैसे नेताओं के नाम पढ़ते, उन्हीं राजाओं के नाम पढ़ते, इसलिए थोड़ा चेंज किया और थोड़ा ऐसा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो अक्सर अपनी क्लासों में अंदर नहीं पढ़ते, इसलिए अभिलेख पढ़े थे। खूब दिन हो गए अभिलेख पढ़ते भी। मुख्य जो अभिलेख थे, जो अक्सर वर्णन नहीं आता नॉर्मल जब हम पढ़ते हैं, तो वो अलग अलग अभिलेख हमने देखे थे, पढ़े थे। वैसे जब प्रजामंडल के बाद में जब अगला कोई टॉपिक अपने पढ़ते हैं, तो वो अपने टॉपिक पढ़ते हैं हमेशा राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं हमेशा। राजस्थान जीके का सबसे सरल टॉपिक है, तो भले और सरल के साथ साथ मैं कहूँ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो भी आप कह सकते हो कि आप हर बार आरएस के एग्जाम में तो लगभग एक बार छोड़ गया, लगभग हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन प्री या मेंस के अंदर पूछ लिया जाता है। और इंटरव्यू क्लासेस के अंदर तो खूब ही इंपॉर्टेंट रहता है एकीकरण के उच्चारण पूछने की बातें, रियासतों का विलय कैसे हुआ। और आज विजय सर मुझे कह रहे थे कि यार तू एकीकरण पढ़ा दे। वीडियो के अंदर बच्चे जो इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू वगैरह के लिए आते हैं, यार कोई पर्सनल गाइडेंस के लिए आता है, तो उनको यार ये चीजें नहीं आती, एकीकरण वाली बातें भूल गए शायद वो पढ़ते, तो एक बार थोड़ी रिकॉल हो जाएगी। तो सोचा क्यों ना आज इस एकीकरण पे बना लिया जाए। आप सब जानते ही हैं, मेरे बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि टॉपिक खूब इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देके पढ़ लेना। और मैं तो बताऊं कि एग्जाम में आए नहीं आए, लेकिन राजस्थान के एकीकरण तो हर राजस्थान के बंदे को तो पता ही होना चाहिए कि आखिर हम बने कैसे, अपना उद्भव, अपना जन्म, अपनी उत्पत्ति, इसके बारे में किसी बंदे को नहीं पता हो फिर मतलब ही क्या हुआ। तो वो सब चीजें अपने को जानने को मिलेगी। तो आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, राजस्थान का इंटीग्रेशन कैसे। तो बड़ी बात है, इंटीग्रेशन क्या, राजस्थान का इंटीग्रेशन मतलब क्या बात हुई, किसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे इंटीग्रेशन करना है। राजस्थान है बना हुआ राजस्थान, उसमें आप क्या करोगे। नहीं, ऐसा नहीं था कि जब अपना देश आजाद हो रहा था, जब भारत आजाद हो रहा था, उस समय अपना राजस्थान आज जैसा राजस्थान नहीं था। इसका ये जो राजस्थान नाम ही है, एक किसी वीडियो में पहले भी मैंने जिक्र किया था, ये नाम ही इसका राजस्थान जो है वो हम बड़े तौर पर ये मानते हैं कि जम्पस्टोड, जिसको आप राजस्थान के इतिहास का जनक कह सकते हो, कोटि कोटि वंदन उस व्यक्ति को कि इंग्लैंड से आया हुआ एक व्यक्ति और उसने राजस्थान के इतिहास के शोध में इतना गहन रुचि ली कि मोटे मोटे पोथे रख के गया वो, और कालांतर में उसी की किताबों के आधार पर राजस्थान की रिसर्च को आगे बढ़ा पाए थे। राजस्थान का जो पुरानी हिस्ट्री थी उसको हम ढंग से लिख पाए थे। हालांकि बाद में और खूब अच्छा काम गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, दशरथ शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने खूब अच्छा काम किया उस पर आगे, लेकिन जम्पस्टोड इस मामले में अपने आप में माइलस्टोन है जिसने ये काम किया था। तो जम्पस्टोड सबसे पहले जब अपनी बुक लिखता है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान वर्ड यूज के अंदर लेता है, वरना अपने यहाँ पर अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। कोई रियासत मारवाड़ थी, मेवाड़ थी, टोंक थी, भरतपुर थी, धौलपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, अलग अलग रियासतों के नाम हुआ करते थे। रियासत मतलब अपने आप में देश, अपने आप में एक संप्रभु देश हुआ करता था वो। इन सबको मिला के जो एक स्पेस बनाया गया, इन सबको मिला के जो स्टेट बनाया गया था, उस स्टेट को आज हम राजस्थान कहते हैं। कि भले पहले इसका नाम राजस्थान नाम से एग्जैक्टली ऐसा नाम इसका नहीं देखते, हम कहते हैं जम्पस्टोड ने भी जब इसको राजस्थान कहा था तो हम कहते हैं वो राजस्थान या राजस्थान शब्द इसके लिए यूज में लेता है, जिसका मतलब होता है राजाओं का स्थान, राजाओं के स्थान के रूप में इसने यूज में लिया था। इससे भी पहले एक अंग्रेजों के एक जो अंग्रेज भड़ाई सैनिक था जॉर्ज थॉमस, और जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना वर्ड यूज के अंदर लिया था सबसे पहले, तो राजपूताना वर्ड यूज में लेता है, पर जम्पस्टोड जो था उसके लिए राजस्थान वर्ड यूज में लेता है। हालांकि हमें और भी कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि इससे पहले भी कई जगह हम राजस्थान वर्ड देखते हैं, कि हम पढ़ते हैं कि जोधपुर के राजा ने और जयपुर के राजा को लेटर लिखा, और उस लेटर के अंदर वो लिखता है कि हमें राजस्थान को मराठों से बचाना है। तो वो जब राजस्थान को बचाने की बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर कुछ था तो सही कि ये जो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, ये जो ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन जो भी है, इसको हम राजस्थान कहते हैं, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर स्टैम्प का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसमें अलग अलग देश हुआ करते थे। अब वो कितने देश थे क्या, वैसे हम कहते हैं कि 19 रियासतें थी राजस्थान के अंदर, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। ठिकाने मतलब छोटी रियासत है आपका, तो कई बार क्या होता था भाई, किसी भी एक रियासत जो हुआ करती थी उस रियासत में खूब सारे ठिकाने हुआ करते थे। किसी राजा के अंदर में खूब सारे सामंत हुआ करते थे, और उन सामंत उनके पास में जो भी भूमि होती थी उसको हम ठिकाना या जागीर कहा करते थे। अंग्रेजों के आने के बाद में कई बार ऐसा हुआ कि उस सामंत की या उस जागीरदार की राजा के साथ बंदी बंद हो गई, अंग्रेजों के साथ में थोड़ी डंकी बनती थी, तो अंग्रेजों ने उस सामंत को कह दिया कि तू भाई साहब अलग, तेरा दाना पानी अलग, तेरा चूल्हा अलग, तू इनसे अलग हो जा, और एक तरीके से उनको अलग से दर्जा दे दिया करते थे, अलग से स्टेटस दे दिया करते थे। तो ऐसे 3 ठिकाने हुआ करते थे। एक लावा था, एक कुशलगढ़ था और एक नीमराना था। आप 3 अलग से नाम याद रखना, कोई पूछ लेंगे कि राजस्थान में से 3 ठिकाने, आपका जो अर्ध रियासत कह सकते हो, आप सेमी स्टेट कह सकते हो इनको, कौन कौन से 3 थे। एक लावा था, एक कुशलगढ़ था और एक नीमराना था। आप जब पढ़ो तो आप थोड़ा और चेक करना कि इनकी लोकेशन अब कहाँ पे पढ़ते हैं। हम मैं आगे पढ़ूंगा तो मैं और बता दूंगा आपको, पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, चीफ कमिश्नरी बोला करते थे, एक ये चीफ कमिश्नरी हुआ करते थे, इनको चीफ शिप भी बोलते थे। ठिकाने जो हुआ करते थे इनको चीफ शिप भी कहा जाता था, इंग्लिश में इनके चीफ शिप वर्ड यूज में लिया जाता था। एक चीफ कमिश्नरी थी, यहाँ पे चीफ कमिश्नर बैठता था, इसलिए चीफ कमिश्नरी थी। ये था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा वाला जो इलाका था, इस पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। मतलब कुल मिलाकर राजस्थान में 3 ऐसी चीजें थी, एक वे जिन पे राजाओं का अधिकार था रियासत, एक वे जिन पे सामंतों का अधिकार था ठिकाने, एक वह क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। अजमेर पृथ्वीराज चौहान जब प्राइम सेकंड युद्ध हार जाते हैं, उसके बाद से अजमेर लगभग राजस्थान में उस शक्ति के पास में रहा जो दिल्ली पर राज करती थी, या नहीं रहा तो उन्होंने लेने के प्रयास जरूर किए कि अजमेर उनके पास में रहे, क्योंकि अजमेर अपने सेंटर में पड़ता था, और यदि अजमेर पे कब्जा कर लिया जाए तो उसके माध्यम से पूरे राजस्थान पे कब्जा किया जा सकता था। इसलिए ये वर्ड पड़ा कि अजमेर को हम राजस्थान का हृदय कहते हैं, कि भाई वहां से राजस्थान का शासन किया जाना संभव था। और ये तो 1956 में बाद में जाकर अजमेर का विलय किया गया। अजमेर का विलय बहुत लेट हुआ था। यदि अजमेर का विलय जल्दी होता तो संभवतः ऐसा हो सकता था कि राजधानी जयपुर की जगह अजमेर रख दी जाती। और हम आगे के चरण में और बताऊंगा कि जब अजमेर विलय भी किया गया था तब ये बात आई थी कि राजधानी को अजमेर बनाया जाना चाहिए बनिस्बत जयपुर के। तो वो उस समय एक अपने चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था। ये सब चीजें मिला के और अपने राजस्थान का एकीकरण किया गया, राजस्थान बनाया गया। तो कुल मिला के 19 रियासतें हैं, 3 ये ठिकाने हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 19, 3, 22 और 1, 23।
इन 23 चीजों को मिला के अपना राजस्थान बना, इसलिए हम इसको कहते हैं राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का इंटीग्रेशन, राजस्थान का यूनिफिकेशन। तो किस किस के माध्यम से होता है ये? रियासतें कौन सी थी? अभी सारे नाम आगे आएंगे धीरे धीरे, हम और पढ़ लेंगे कौन कौन सी रियासतें। अब भारत में हम कहते हैं कि लगभग 562 के आसपास में टोटल रियासतें हुआ करती थी। तो क्या अंग्रेजों ने पहले कभी प्रयास नहीं किए कि इन रियासतों का विलय किया जाए? किए उन्होंने। 1935 का जो अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके अंदर बाकायदा कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांतों को और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाना चाहिए, एक ऑल इंडियन फेडरेशन बनाया जाना चाहिए। फेडरेशन में कौन कौन शामिल हो? तो उसके अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल है वो शामिल हो, और प्रिंसली स्टेट्स जहां पर राजाओं का रूल है उन सबको शामिल किया जाए। पर उन्होंने जो देसी रियासतें थी उनके लिए कुछ कंडीशंस लगाई, और उन्होंने कहा कि देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो फेडरेशन में आ सकती है, चाहे तो फेडरेशन में नहीं भी आ सकती है। तो कुछ शर्तें लगा के छोड़ दी। अब जब किसी राजा को ये कह दिया गया कि तेरे जी में आए तो मिल जा, तेरे जी में आए तो मत मिल, फिर राजा का जी में आई मिली, तो अपने संप्रभु देश का दूसरे में विलय करना चाहेगा, इसलिए राजाओं ने इंटरेस्ट लिया। जब राजाओं ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो उस जिस संघ की परिकल्पना की गई थी 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, वो क्रियान्वित नहीं होता है, वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। याद रखना, ये भी कई बार पूछ रहे थे कि 1935 के अधिनियम में संघ की बात की गई थी लेकिन संघ नहीं बन पाया था, इसका क्या कारण था? इसका कारण राजाओं की अरुचि थी, राजाओं का इंटरेस्ट नहीं लेना था, कि वो शामिल नहीं होना चाहते थे। उसके बाद में 1939 में 1939 में अपने यहाँ गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथ को, उन्होंने भी समझा और उन्होंने भाई साहब पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बयार आ रही है, सब तरफ ऐसी बातें चल रही है, आप कब तक अलग बैठे रहोगे? छोटे छोटे अपने अपने घर बना के बैठे हो, इससे अच्छा एक बड़ी यूनियन में शामिल हो जाओ, एक बड़े फेडरेशन के अंदर आप शामिल हो जाओ। लेकिन अपने राजाओं ने तब उनकी बातें नहीं सुनी। फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच में जब बातचीत चल रही थी, या मैं ये कहूं कि भारतीय प्रतिनिधियों के और अंग्रेजी सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही थी, आपने नाम सुना होगा, इसमें क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, इनमें भी बार बार थोड़ी बहुत बातों के रद्दो बदल से ये बात थी कि जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो रियासतें यूनियन के अंदर जाएंगी। हालांकि शर्तें लगा दिया करते थे लेकिन कहीं ना कहीं यूनियन में जाने की बात जरूर थी। तो अंग्रेज पहले से प्रयास तो कर रहे थे कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, तो ये प्रयास पहले से शुरू हो गए थे। तो थोड़ा सा लिनलिथ वाला नाम याद रख लेना, कभी को पूछे कि कौन सा जो गवर्नर जनरल था उसके लिए थोड़े प्रयास करता है, तो लिनलिथ को नाम के गवर्नर जनरल ने इसके लिए प्रयास किए थे, इन सबको मिला के और अलग से यूनियन के अंदर इनको डाला जाना चाहिए, रियासतों का विलय किया जाना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, सीधी सीधी बोल बच्चे नहीं, ये तो आगे काम की बात हो। अब ये अंग्रेजों द्वारा प्रयास किए जा रहे हो, अपने वालों ने ऐसे कोई प्रयास किए? अपने वालों को जब ये पता चला, जब यहाँ पे कैबिनेट मिशन ने बाद में कहा कि रियासतों का विलय हम भारतीय संघ के अंदर करना चाहते हैं, तो अपने वाले राजाओं को लगा अपने को सीधे उधर भेज देंगे ये तो अपने वाले राजाओं में जो मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह जी ने दिमाग लगाया, मेवाड़ महाराणा थे भोपाल सिंह, और उन्होंने अपने राजस्थान, जिसको अपने राजपुताना बोला करते थे, प्लस गुजरात अपने टच करता, और मध्य प्रदेश का वह भाग जो अपने टच करता था उसको बोलते थे मालवा। जैसे आपने ये नाम सुना, नीमच, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, ये वाला जो पार्ट हुआ करता था मालवा। और उन्होंने ऐसा यूं कहा, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने कहा राजस्थान की रियासत है, गुजरात की रियासत है और मालवा की रियासत है, इन सबको मिला के एक राजस्थान यूनियन बनानी जानी चाहिए, एक राजस्थान संघ बनाया जाना चाहिए। ये कोई पूछ लेगा कि राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव कौन से महाराणा द्वारा दिया गया था? तो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह द्वारा दिया गया। कहां की रियासत शामिल होनी चाहिए? तो राजपुताना की, राजस्थान की, गुजरात की रियासत और मालवा की रियासत। और इनके लिए बाकायदा एक मीटिंग बुलाई। तब मेवाड़ के महाराणा थे, उनकी राजधानी उदयपुर थी, मीटिंग कहां बुलाई? उदयपुर में। तो उन्होंने उदयपुर में इसके लिए एक मीटिंग बुलाई। 25-26 जून 1946 को मीटिंग बुलाई, 22 राजा इकट्ठे, 22 राजा थे, उन्होंने ये बात समझाई उनको, और बात समझा कर यार ये देख लो थोड़ा सा इस प्रकार से हमें काम करना है। राजा साहब सोचेंगे, हम सोच के आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। पर राजा इसके लिए बड़े उतावले थे, उनको लगता था यार फटाफट ये यूनियन वगैरह बना ली जाए। उनका कहना था कि हम सारी रियासतें मिलकर राजस्थान यूनियन बना लेंगे, अलग से अपना एक सेपरेट यूनिट बना लेंगे, उसके बाद भारत पाकिस्तान या जो कुछ भी होगा उसके अंदर ढंग से बार्गेनिंग करने की हालत के अंदर रहेंगे। आपने मिलना है नहीं मिलना है, मिलना है तो कितनी शर्तों के साथ मिलना है, अपने को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब बातें अपने ढंग से कर पाएंगे, इसलिए हम सबको एक हो जाना चाहिए। पर राजाओं के मामला दूसरा हुआ करता था, प्रत्येक राजा अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते थे, सुपरमेसी का भाव बहुत ज्यादा हुआ करता था, इसलिए कोई भी राजा किसी दूसरे के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था, इसलिए राजा उनका सोच के जवाब देंगे। राजा जी उतावले थे, राजा जी ने हाथों हाथ अपना एक संवैधानिक सलाहकार बनाया, के मुंशी नाम सुना होगा आपने, ज्यादातर लोगों ने के मुंशी का नाम सुना होगा। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी अपने बड़े संविधान नेता हुए, उनको अपना संवैधानिक सलाहकार बनाया था महाराणा भोपाल सिंह ने। और उनको पूछा गया क्या करना चाहिए, के मुंशी ने कहा प्लान शानदार है और आप इन सबको मिला के और एक बना लो और इसमें आपकी चलेगी, आप इसमें सर्वे हो जाओगे। तो के मुंशी के कहने पर वापस मीटिंग बुलाई, अगले साल 23 मई को वापस मीटिंग बुलाएगी, और वापस मीटिंग बुलाकर राजाओं को फिर समझा कि यार हमें ये बात कर लेनी चाहिए। बाकी वाले राजा तो फिर भी मानने के लिए तैयार थे कि यार कर लेते हैं ऐसा। पर ये 3 राजा, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर, इन राजाओं ने कहा कि नहीं साहब हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने आप को उदयपुर वालों के समकक्ष समझते थे और उनको लगता था कि यार यदि हम इसमें शामिल हो गए तो उदयपुर के महाराणा की पोजीशन अपने से ऊपर रहेगी, अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं उनके नीचे आ जाएगी, तो वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा भाई नहीं हम तो नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा आप एक नाम याद रखना। तो पूछे कि भाई राजस्थान के कौन से महाराणा ने के एम मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार बना लिया था। एक वीडियो पहले भी मैंने बताया था इस बारे में, शायद मेवाड़ प्रजामंडल वाला वीडियो, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी। तो के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी अपने जिनको कहते हैं उनको अपना, तो मुंशी नाम से मुझे ये बात याद आई। अभी थोड़े दिन पहले प्रेमचंद जी की जयंती मना रहे थे, तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े अपने साहित्यकार हुए, बच्चा उनके नाम से वाकिफ है, आप सब लोग भी जानते होंगे, आपने उनकी कोई गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन आदि कोई उपन्यास उनका पढ़ा होगा, या ये नहीं भी पढ़ा तो छोटी क्लासों में कभी बूढ़ी का किया, ईदगाह जैसी कहानियां तो पक्की पढ़ी होगी, उनमें मुंशी प्रेमचंद को देखते हैं जानते हैं, और नाम तो कम से कम भारतीय का सुना हुआ होता है मुंशी प्रेमचंद। उनके नाम का मुंशी क्यों लगा? उनका नाम तो प्रेमचंद था, हम जानते हैं ओरिजिनल नाम तो कोई धनपत राय था, लेकिन अंग्रेजों ने जब उनका सोजे वतन नाम का एक उपन्यास जब्त कर लिया था, उसके बाद वो प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। अब एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कि प्रेमचंद और के मुंशी दोनों मिलके एक मैगजीन निकाला करते थे, हंस नाम की एक मैगजीन निकाला करते थे, प्रेमचंद और मुंशी जी दोनों मिलके, दोनों उसके संपादक थे, के मुंशी भी उसके संपादक थे, प्रेमचंद जी भी उसके संपादक थे। तो संपादक का जहां पर नाम आता वहां पर लिखा होता कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी कोमा प्रेमचंद,
नाम लंबा हो रहा था, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो कहा यार कन्हैयालाल मणिकलाल छोड़ दो, खाली लिख दो मुंशी कोमा प्रेमचंद। तो संपादक के नाम की जगह लिख दिया गया मुंशी कोमा प्रेमचंद। धीरे धीरे कोमा हट गया, कोमा हट गया तो नाम हो गया मुंशी प्रेमचंद। लोगों ने समझा प्रेमचंद जी के नाम के आगे लगा हुआ है तो उनके नाम के आगे मुंशी प्रेमचंद हो गया। आपसे ध्यान रखना आपने, वो जो उनके नाम के आगे मुंशी प्रेमचंद मुंशी लगा हुआ है वो वास्तव में मुंशी के मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इनकी वजह से उनके नाम के आगे वैसा हो जाता है। पर अब वो इतना फेमस है कि यदि आप किसी को भी कहोगे कि मैं भारत के एक साहित्यकार का आधा नाम बोल रहा हूं तो पूरा पता, और आप कहोगे मुंशी, वो कहेगा प्रेमचंद। यहाँ मुझे कई बार लगता है कि यदि आपने किसी को तूने प्रेमचंद को पढ़ा है तो एक बार सोचेगा यार प्रेमचंद कौन, पर आप उसको मुंशी प्रेमचंद बोलो। हां यार ऐसे बोल, क्या प्रेमचंद बोला, मुंशी प्रेमचंद है उनका नाम। तो वो ध्यान रखना, ये मेरे किस्सा याद आ गया, मैंने बता दी। यहाँ से मैगजीन अब भी आती, हालांकि प्रेमचंद जी उस समय उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, कहते हमसे मैगजीन बंद हो गई थी। कालांतर में राजेंद्र यादव ने ये मैगजीन निकालनी शुरू करती थी, बाद में राजेंद्र यादव का भी निधन हो गया तो अब उनकी बेटी शायद रचना यादव नाम है उनका, रचना यादव उस मैगजीन को, अच्छी मैगजीन आती है कहानियों की, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो क्या मुंशी सलाहकार थे, उनकी सलाह पर एक बार वापस बुलाया गया। कुल मिला के आपने जो काम की बात थी, वापस मैं इस पे आऊं तो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान, मालवा और गुजरात के राजाओं को लेके एक राजस्थान यूनियन बनाने की प्लानिंग की थी। उदयपुर में उसके लिए मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन उनकी प्लानिंग सफल नहीं हो पाई थी। आगे बढ़ते हैं और ऐसे किसने प्रयास किया। इधर अपने जयपुर के राजा हुआ करते थे सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड का नाम सुना ही होगा। सवाई मानसिंह सेकंड जो अपने पोलो के बहुत शानदार प्लेयर थे, जयपुर में जिनके नाम पर अपने एसएमएस स्टेडियम है, जिनके नाम पर अपने एसएमएस हॉस्पिटल है, एसएमएस स्टेडियम पर उनके तस्वीर लगी हुई है, उनकी मूर्ति लगी हुई है। पोलो का विश्व कप जिता के लाए थे भारत को वो, तो वो तो सवाई मानसिंह सेकंड थे, आजादी के टाइम तो जयपुर के राजा थे। उनके दीवान हुआ करते थे वीटी कृष्णामाचारी। जयपुर प्रजामंडल वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने वीटी कृष्णामाचारी के बारे में कई बातें बताई थी, और ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वीटी कृष्णामाचारी किस रियासत के दीवान थे। तो वीटी कृष्णामाचारी को उन्होंने कहा यार अपने भी कुछ करो। तो वीटी कृष्णामाचारी ने भी एक मीटिंग बुलाई राजाओं को, या राजाओं की जो भी कोई आदमी है उन सबको बुलाया, और उन सबको बुलाकर यार अपने भी ऐसा कुछ कर ले, एक संघ बना ले अपने, और अपने एक यूनिट बना लेते हैं, और यूनिट में सारी शक्तियां अपने पास में रहेगी। केवल कुछ शक्तियां जैसे पुलिस है, जैसे हाई कोर्ट है, ये जो शक्तियां ये तो अपने केंद्र को दे देंगे और बाकी शक्तियां अपने पास में रख लेंगे। ये वाली बात पसंद आए तो ये वाली बात कर लो, ये वाली बात पसंद नहीं आए तो एक ऐसा काम कर लेते हैं कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं इनको बड़ी रियासतों के अंदर मिला लेते हैं। कुल मिला के जयपुर वालों की जो निगाह पड़ रही थी अलवर और करौली पर पड़ रही थी, तो उनको लगता था अलवर करौली वाला ये जो पोर्शन है ये आप वापस हड़प लेते हैं, और किसी टाइम में ये जयपुर रियासत के पास हुआ करते थे, लेकिन इनका प्लान भी सफल नहीं हो पाया। इधर एक कोटा के राजा हुआ करते थे भीम सिंह, वो पीछे क्यों रहे। भीम सिंह ने कहा कि भाई साहब अपने काम करते हैं कि अक्सर भारत सरकार एक बात कर रही थी कि छोटी रियासतों को हम विलय करेंगे, छोटी रियासतें अलग नहीं रह सकती, सब तरफ से एक बात चल रही थी। तो कोटा वालों ने बूंदी और झालावाड़ वालों को बुलाया, और बूंदी और झालावाड़ वालों को बुला कहा देखो अपने तीनों छोटे छोटे हैं, वैसे तो तीनों एक अलग अलग रह नहीं सकते, एक काम करते तीनों मिल जाते और तीनों मिलकर अपना एक देश बना लेते हैं हाड़ौती, और हाड़ौती देश बना के अलग रह जाते। पर वही बूंदी और झालावाड़ वालों ने पूछा कि जब ये हाड़ौती वाला देश बनेगा तो इसका सर्वे सर्वा कौन होगा, इसमें प्रेसिडेंट या पीएम जो भी कुछ बनाएंगे वो कौन होगा, या इसके अंदर जो कोई भी बड़ा अधिकारी होगा वो किसको बनाया जाएगा, चलेगी किसकी। कोटा मुस्कुराते यार इसमें तो सोचना तो क्या है, मैं बना रहा हूँ मेरी जगह चलेगी इसके अंदर। तो बूंदी झालावाड़ वालों ने मना कर दिया, उसने नहीं वैसे तो अकेला फेरे नहीं नहीं लगाता है, हम भी यही लगाते हैं। इस चक्कर में कोटा वाले नहीं बना पाए। इधर डूंगरपुर के राजा हुआ करते लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के राजा हुआ करते, उन्होंने इनको बुलाया, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पास में पड़ते थे, इनको बुलाया, जो इनको बुलाया क्यों ना रे अपने एक नया देश बना लेते हैं, और अपने देश का नाम अपने रख लेते हैं वागड़, और एक नई यूनिट बना लेते हैं, मतलब एक नई इकाई बना लेते हैं वागड़ नाम की, और अपने अलग हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने भी मना कर दिया। मतलब लक्ष्मण सिंह जी दिख रहा है, तो वापस एक बात होता, ये जो लक्ष्मण सिंह जी थे ये बाद में अपने राजस्थान की राजनीति के अंदर भी उतर गए थे। राजस्थान में इन्होंने चुनाव लड़े थे और 67 में तो ये मुख्यमंत्री बनने के करीब पहुंच गए थे। देश में आजादी के बाद प्रत्येक प्रांत में, लगभग सभी प्रांतों में कांग्रेस की टूटी बोलती थी, कांग्रेस सब जगह क्लियर मेजोरिटी लेके आया करती थी। अपवाद अपना राजस्थान था, राजस्थान में कभी भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिली। अपने जहाँ पहले चुनाव में 160 सीटें थी टोटल, अपने 1952 में जो पहले चुनाव हुए 160 सीट्स के लिए चुनाव किए गए, और कांग्रेस की सीट आई थी 82, 81 पे मेजोरिटी थी। मतलब आप गिरते पड़ते जैसे तैसे करके 82 पर पहुंचो। हालांकि विपक्ष इतना बिखरा हुआ रहता था कि और किसी के पास में बड़ी सीटें नहीं आती। राम राज्य परिषद, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी करके कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा, छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी, किसी के पास 20 आती, 10 आती, 5 आती, 2 आती, 3 आती। इस प्रकार कभी अपोजिशन जो था वो कभी भी कलेक्ट नहीं होता है। इस वजह से कांग्रेस को ज्यादा अच्छा चैलेंज नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कांग्रेस की ज्यादा अच्छी सीटें नहीं आ पाती। दूसरे वाले चुनाव हुए थे, 57 वाले चुनाव हुए थे, तो अपनी सीटें अलग बढ़ गई थी, और 184 के आसपास में यहाँ पे सीटें हो गई, फिर भी कांग्रेस की सीटें 119 के आसपास सीटें थी। और तीसरे चुनाव हुए थे 62 वाले, उसमें भी कांग्रेस की सीटें 95 थी, और जब 67 वाले चौथे चुनाव हुए थे उसमें तो कांग्रेस की सीटें कमी पड़ गई, 89 सीटें, 89 सीटें आई उनकी, जबकि 184 टोटल सीटें हुआ करती थी। तो 89 अब वो बहुमत से पीछे रह गए, 93 के आसपास मेजोरिटी चाहिए। तो यहाँ पे अपनी दो पार्टियां, एक तो स्वतंत्र पार्टी और एक जनसंघ, इन दोनों ने मिलकर गठबंधन बनाया, और गठबंधन बनाया इन्होंने अपनी 95 सीटें कंप्लीट की, और इन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, और जो लक्ष्मण सिंह है इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन उस समय राज्यपाल हुआ करते थे संपूर्णानंद। राज्यपाल की भूमिका हमेशा से अपने यहाँ पर विवादास्पद रही है, अभी भी अपने अखबारों के अंदर पढ़ते रहते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे, या ये फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुला रहे, कुछ ना कुछ पंगा चलता सा रहता है। उस समय भी राज्यपाल महोदय ने लक्ष्मण सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनकी सरकार नहीं बनने दी यहाँ पे। हालांकि यहाँ से जो एमएलए थे वो राष्ट्रपति के पास भी गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके पास भी जाके गुहार लगाई, लेकिन उनकी भी नहीं मानी गई। इंदिरा गांधी पीएम हुआ करते थे, इंदिरा गांधी ने अपने मोहनलाल सुखाड़िया कांग्रेस के नेता थे, उनको कहा कि साम दाम दंड भेद जैसे सुखाड़िया जी अपने गवर्नमेंट बनाओ, और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। हम पढ़ते हैं राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 67 लगाया गया था, तो उसके रीजन बड़े तौर पर लक्ष्मण सिंह के टाइम में वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हालांकि कहते हैं जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा वगैरह की गई, यहाँ जयपुर में सड़कों पर लोग उतर आए थे, लेकिन फायरिंग कर दी गई उन लोगों के ऊपर, कई लोग मर गए थे, कोई केस पागड़े दर्ज नहीं हुए उनके, पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। तो लोकतंत्र की हत्या करने में अपनी दोनों पार्टियां जबरदस्त तरीके से जिम्मेदार रही है। हालांकि आजकल मोटा भाई ज्यादा करते हैं ऐसी बातें, तो कांग्रेस हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहती रहती है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया गया, ये सब लोकतंत्र की हत्या है। पर शायद मोटा भाई को मुस्कुरा के जवाब देना चाहिए कि हमने आपसे सीखा है, आपने जितनी बेहतर तरीके से गले काटे हैं ये पता भी नहीं चलने दिया था किसी को। ऐसी कई घटनाएं, तो लक्ष्मण सिंह वाला मुझे हमेशा याद आता है, उसमें लक्ष्मण सिंह सीएम बनके बाल बाल बच गए। हालांकि बाद में 77 में जब फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, और अपने यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत जब सीएम बने थे, उस समय जो लक्ष्मण सिंह थे इनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो एक लंबे टाइम तक राजनीति, और
राजनीति में तो है वो रहे। लक्ष्मण सिंह का मुझे और याद आता है, लक्ष्मण सिंह बहुत अच्छे शूटर थे, शिकारी थे। जब कहते भारत में अपने शेरों के शिकार पे रोक लग गई थी तो ये हर साल अफ्रीका के जंगलों में जाया करते थे, वहां पे शेर का शिकार किया करते थे और शायद सबसे अधिक शेर मारे हुए थे, गिनीज बुक के अंदर इनका नाम आता है। क्रिकेट प्लेयर बहुत अच्छे थे। शुरुआत में तो राजस्थान में टूर्नामेंट वगैरह करवाने वाले कोई प्लेयर ही थे तो लक्ष्मण सिंह जी थे। ये कैप्टन हुआ करते थे, इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट की शुरुआत करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। पर लक्ष्मण सिंह का क्रिकेट में हम फिर भी इतना नाम नहीं जानते। क्रिकेट में हम इनके फिर भाई का नाम जानते हैं। इनके भाई जो थे वो क्रिकेट के लिए बड़े फेमस हुए। आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा, राज सिंह डूंगरपुर। राज सिंह डूंगरपुर जो थे वो अपने बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। राज सिंह डूंगरपुर जो थे, जो तेंदुलकर को टीम के अंदर यदि को लेके आया था तो राज सिंह डूंगरपुर थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन को उस समय किसी ने कप्तान बनाया था, राज सिंह डूंगरपुर थे। हमने वानखेड़े स्टेडियम का शायद एक छोर है उसका नाम अभी भी राज सिंह डूंगरपुर के नाम पे किया हुआ है। तो राज सिंह डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह के भाई थे। क्रिकेट के साथ में इनका कनेक्शन अपने आप में बड़ा जोरदार था। इन्हीं के भाई हुआ करते थे, लक्ष्मण सिंह के भाई हुआ करते थे नागेंद्र सिंह। जिन नागेंद्र सिंह के बारे में आप पढ़ते हो कि वो जो अपने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर 2 बार जज बने थे। दूसरी बात वो चीफ जस्टिस थे। जैसे अभी दलबीर भंडारी जो राजस्थान वाले, उनका सेकंड टर्म चल रहा है। इससे पहले अपने जो थे वो नागेंद्र सिंह जी थे, वो भी 2 टर्म के लिए चुने गए थे। तो ये डूंगरपुर वाली फैमिली थी, इस मामले में थोड़ी सी हमेशा अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सब लोगों ने अपने अलग अलग योगदान दिए। लो ये खेल की बात है, मुझे हो रहा है। ये तो कोटा वाले भीम सिंह थे, ये भी बहुत अच्छे शूटर थे। इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है और न केवल भीम सिंह जी को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है बल्कि इनकी जो बेटी थे भुवनेश्वरी कुमारी, उनको भी शूटिंग के लिए अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। तो कभी कोई पूछ ले कि राजस्थान में पिता पुत्री की जोड़ी जिनको शूटिंग के लिए अर्जुन अवार्ड मिला था तो कोटा के राजा भीम सिंह और उनकी पुत्री भुवनेश्वरी कुमारी। लो ये बात है, देखो इसी प्रकार बीकानेर में एक राजा हुए थे करणी सिंह, आजादी के बाद में राजा हुए थे करणी सिंह, और इनकी बेटी थी राजेश्वरी कुमारी। इनको भी शूटिंग के लिए अर्जुन अवार्ड मिला। अर्जुन अवार्ड अपने खेलों की दुनिया का तो दूसरा बड़ा खेल पुरस्कार, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा अर्जुन अवार्ड। तो बीकानेर की करणी सिंह और राजेश्वरी कुमारी इनको पहले मिल गया था और बाद में ये आपके कोटा वाले भीम सिंह और भुवनेश्वरी कुमारी। इनमें भुवनेश्वरी कुमारी को पहले मिला था, भीम सिंह जी को बाद में मिला था। इनके अंदर करणी सिंह को पहले मिला था और राजेश्वरी कुमारी को बाद में मिला था। आप याद रख लें। कभी आजकल तो अपने आरएस के अंदर स्पोर्ट्स वाला और जोड़ दिया, कोई पूछ ले या यूं ही आप कोटा बीकानेर से कहीं से हो तो आपसे कोई पूछ ले तो थोड़ा सा याद रख लेना। तो लक्ष्मण सिंह भीम सिंह नाम आए तो मेरे बात याद आई, इसलिए मैंने बता दिया। फिर अपने काम चला 5। अब ये राजा सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। कोई राजा कह रहा है मैं ये बना दूंगा, कोई राजा कह रहा है मैं ये बना दूंगा। भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार इन सब की गतिविधियां देख रही है और भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को एक प्रिंसली स्टेट्स सेक्रेटरीट की स्थापना की। रियासती सचिवालय बनाया गया, रियासती विभाग, प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट कह सकते हो, एक डिपार्टमेंट बनाया। और इस डिपार्टमेंट हुआ यार देखो ये रियासत क्या कर रही है, इनका मामला समझो ढंग से। और किस आदमी को ये जिम्मेदारी दी जाए? एक आदमी था सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहा पुरुष जिनको हम कहते हैं। इनको कहा गया ये काम आप देखो। वल्लभ भाई पटेल खूब सारे दूसरे काम देख रहे थे, होम मिनिस्ट्री पूरी उनके पास में हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा साहब एक सचिव तो दो यार बड़ा काम करने वाला आदमी, वीपी मेनन को दिया गया। वीपी मेनन बाबू आप इनके साथ में और आप इनको बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक रियासती सचिवालय बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में और उसके सचिव थे वीपी मेनन। ये दोनों नाम याद रखना, कब बना था ये भी याद रखना। इसको रियासतों का काम दिया गया। जैसे काम दिया गया और इसने घोषणा की, वैसे आप देखो सीधी सीधी बात सुन लो। वे रियासत जिनकी जनसंख्या मोर देन 10 लाख, जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख और जिनकी इनकम मोर देन 1 करोड़, वो तो अपने आजादी के सपने देख सकती है, वो तो अलग रह सकती है। बाकी जो तुम छोटे छोटे कुकुरमुतों की तरह उगे हुए हो, तुम सबको अपना विलय करना पड़ेगा। अब तुम सोच लो किधर जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, वो सब सोच लो। तो ये थोड़ी सा याद रखें कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए और 1 करोड़ से अधिक इनकम होनी चाहिए। ऐसा भारत सरकार के रियासती सचिवालय ने कहा था। उनको हम स्वतंत्र रख सकते हैं, वो कंटिन्यू रह सकती है, इंडिपेंडेंट रह सकती है। बाकी प्रत्येक रियासत को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, उनको हम समाप्त कर देंगे। अब इस शर्त को पूरा करने वाले राजस्थान में 4 रियासत थे। मेवाड़ आप उदयपुर कर सकते हैं, मारवाड़ आप जोधपुर कर सकते हैं, जयपुर और बीकानेर। नाम भी याद रख लेना, कोई पूछ ले कौन कौन सी रियासत थी तो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर। इसी बीच अंग्रेजी सरकार लगी हुई थी, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आए हुए थे। लॉर्ड माउंटबेटन लगे हुए थे क्या करना है क्या नहीं करना है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने जैसे ही अपने 3 जून को डिकी बर्ड प्लान दिया और कहा भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनाए जाएंगे, वैसे ही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने 18 जुलाई 1947 को एक इंडियन फ्रीडम एक्ट पारित किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। और उसका जो सेक्शन 8 था, उस सेक्शन 8 के अंदर कहा गया कि इतने दिन तक देशी रियासतों पर, प्रिंसली स्टेट्स पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश पावर की पैरामाउंट होती थी, जो सर्वोच्चता हुआ करती थी, उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको हम समाप्त करते हैं। कुल मिला के ये था कि पहले सारे देशी रियासतों की अंग्रेजों के साथ संधि थी। संधि के अंदर सीधी सीधी बात लिखी हुई थी। संधि के अंदर लिखा हुआ था कि अंग्रेजी सरकार और ये राज्य जो है ये आपस के अंदर दोस्त है और अंग्रेजी सरकार जो है वो इस पर अपना नियंत्रण रखेगी। और अब उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब इस प्रकार का कोई भी हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारी कोई भी संधि नहीं है। कोई मिला के सीधी सी बात उन्होंने तलाक 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 है, तुम तुम्हारा जड़ो तुम्हारा काम है। याद रखना वो कौन सी धारा थी इसके तहत कहा गया था, तो धारा 8 के तहत किया गया था। मतलब कहने का मतलब ये था कि अब रियासतों कह दिया गया तुम स्वतंत्र हो। पहले रियासतों की विदेश नीति जो हुआ करती थी वो अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। तब उनको कह दिया गया तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम चाहो तो भारत से बात करो, तुम चाहो तो पाकिस्तान से बात करो, तुम चाहो तो इंडिपेंडेंट रह जाओ, हम तुम्हारे किसी भी डिसीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। पहले वो इंटरफेयर किया करते थे। अब इसके बाद क्या, अब बात आई कि जब विलय तो करना है आपको। अब अपने विलय के अंदर क्या समस्याएं क्या आ रही थी, अपने विलय में क्या समस्याएं, देशी रियासतों का जो अपने को इंटीग्रेशन करना है उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी। खूब सारी प्रॉब्लम थी, मोटी मोटी सी बात में लेने की कोशिश की। एक तो अलवर और भरतपुर में बेसिकली 2 जगह कम्युनल डिस्प्यूट हो गए थे। आप राजस्थान को इस मामले में बहुत लकी मान सकते हैं, बहुत सौभाग्यशाली मान सकते हैं कि आजादी के समय जब पूरा भारत जल रहा था उस समय राजस्थान का एक बड़ा भूभाग धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर बंटा नहीं था। जबकि अपने यहाँ पर कई जगह पे दोनों आबादियां एक साथ रहा करती थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ऐसा कुछ सांप्रदायिक मनोमालिन्य देखने को नहीं मिला था। अपवाद 2 जगह अलवर और भरतपुर। यूपी के टच करते थे, यूपी के अंदर ये भावना ज्यादा बढ़ रही थी, इस वजह से अलवर और भरतपुर के अंदर भी ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी। इसलिए भारत सरकार को लगा कि अलवर और भरतपुर को अलग नहीं रख सकते, इनका विलय करना ही पड़ेगा। तो एक ये समस्या पैदा होनी शुरू हो गई थी वहां पे, ये अपने आप में उनकी समस्या थी। फिर इसके बाद अपने जो जोधपुर, बीकानेर और जो जैसलमेर वाली रियासत है ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ रही थी और बॉर्डर पर रियासतों को नहीं छोड़ा जा सकता। कल को ऐसे बॉर्डर पे छोटी छोटी रियासतें रहेगी तो वो बाद में गवर्नर स्टेट की तरह काम करेगी। और जैसे आज कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में
पिस रहा है कि पाकिस्तान उधर से दावा कर देता कि हमारा है, हालांकि वो हमारा अभिन्न अंग है, पर ऐसी कैसी स्थिति यहाँ पर भी आ सकती थी। तो कहा गया साहब इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इन क्षेत्रों को तो अपने ढंग से विलय किया जाएगा, तभी अपनी पार पड़ेगी, इनको बॉर्डर एरिया के अंदर नहीं छोड़ा जा सकता। अभी मैंने बताया शासकों की खुद की जो पर्सनल एम्बिशंस हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। प्रत्येक राजा जो था वो दूसरे राजा के अधीन काम नहीं करना चाहता था, उसके मातहत नहीं रहना चाहता था। इन सबको मिलाया कैसे जाए, इन सबको राजी कैसे किया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उधर मेवाड़ वालों का कहना अलग था। मेवाड़ वालों से जब बात की गई तो मेवाड़ वालों ने कहा यार बाबा रावल ने कब 734 से मेवाड़ का शासन वहां से शुरू हो जाता है, आज लगभग 1300 साल हो गए हैं, और 1300 साल के शासन के देश को आप कह रहे हो कि कल एक भारत नाम का देश बनेगा या पाकिस्तान नाम का देश बनेगा, उसमें अपना विलय कर दो। नहीं, हम हमारे मेवाड़ का विलय नहीं करेंगे। हाँ, और किसी को मेवाड़ में विलय करना हो तो आ जाओ, भारत पाकिस्तान को किसी सोच रहा हो तो हम विलय कर लेंगे, लेकिन हम हमारा विलय किसी में नहीं करेंगे, हम हमारा अलग रहेंगे। तो वो अपनी जो उनकी गौरवपूर्ण ऐतिहासिक कंडीशंस थी उसकी वजह से उनको लगता था कि नहीं यार हमें किसी में विलय नहीं करना चाहिए, हिस्टोरिकल तरीके से उसी प्रकार से रहते आए थे। तो ये कुछ समस्याएं आ रही थी जिस वजह से देशी रियासतों के एकीकरण करने में दिक्कतें आई थी। अब इसके बाद फिर भी एकीकरण तो हमने किया, एकीकरण किया। अभी तक मैंने एक चीज बताई आपको कि अलवर और भरतपुर के अंदर दिक्कत आ रही थी अपने को। अलवर और भरतपुर में क्यों दिक्कत आ रही थी? अलवर और भरतपुर में सांप्रदायिक विवाद की स्थिति बन रही थी, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। अलवर में एक चक्कर और पड़ गया, ऐसी खबरें आई कि अलवर के प्रधानमंत्री एन बी खरे नाम करके अलवर के प्रधानमंत्री थे, और ऐसी बात है कि एन बी खरे का जो रोल है वो महात्मा गांधी की हत्या में, कि महात्मा गांधी की हत्या के जो मुख्य अभियुक्त थे गोडसे और परचूरे, वो दोनों खरे के गांव के थे। और यहाँ पर एक पन्नालाल नाम करके एक व्यक्ति सरकारी गवाह बना था, उसने बताया कि मेरे सामने बाकायदा मीटिंग हुई कि एक कोई व्यक्ति गोडसे और परचूरे दोनों को खरे के पास लेकर इन लोगों ने आपस में यहाँ पर मीटिंग की और उसमें गांधी जी की हत्या की प्लानिंग की गई। तो बाद में भारत सरकार ने खरे को गिरफ्तार कर लिया था। खरे को नहीं गिरफ्तार किया था बल्कि जो अलवर के राजा थे तेज सिंह उनको भी गिरफ्तार कर लिया था, और इनको कहा था कि जब तक कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आपको यहीं पे दिल्ली के अंदर रहना पड़ेगा। हालांकि जब कार्रवाई समाप्त हुई तो इन दोनों को निरपराध घोषित किया गया था, छोड़ दिया गया था। लेकिन स्थिति ऐसी बन गई थी सांप्रदायिक दंगों की वजह से, गांधी जी की हत्या की वजह से, कि अलवर का जो कंट्रोल था वो भारत सरकार ने अपने पास में ले लिया था। तो कोई पूछ ले भाई गांधी जी की हत्या की वजह से कहां के राजस्थान के एक राजा को और नजरबंद कर दिया गया था, तो वो अलवर के राजा थे, उनका नाम तेज सिंह था। भरतपुर में भी ऐसी कंडीशन, भरतपुर राजा हुआ करते थे ब्रजेंद्र सिंह जी राजा थे, और मैंने बीच में बयान अभिलेख वाला वीडियो पढ़ाया था, उसमें इनके बारे में बातें बताई थी। ब्रजेंद्र सिंह जी राजा हुआ करते थे, और इनके टाइम में वही कम्युनल राइट्स जैसी स्थिति आ रही थी। भारत सरकार ने इनको बुला कि आप इनको संभाल नहीं पा रहे हैं, और इन्होंने कहा जब आपको इतना लगता है तो आप खुद रख लो, तो ये तो अपनी मर्जी से देके आ जाएंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाए। और अपने यहाँ पे एसएन सप्रू नाम करके व्यक्ति हुआ करते थे, इनको प्रशासक बना दिया गया था। तो ये याद रखना कि भरतपुर का शासन जब ब्रजेंद्र सिंह ने भारत सरकार को सौंप दिया था तो वहाँ का प्रशासक किसको बनाया गया था? तो एसएन सप्रू को वहाँ का प्रशासक बना दिया गया था। तो एनबी खरे उधर याद रखना, अलवर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एसएन सप्रू को यहाँ प्रशासक बनाया गया था, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये दो रियासतें तो भारत सरकार के पास में पहले ही आ गई, एक 7 फरवरी को आ गई थी, एक 14 फरवरी 1948 को ये दो रियासतें आ गई थी। ब्रजेंद्र सिंह पे ये आरोप भी लगा था कि इन्होंने 15 अगस्त नहीं बनाई भरतपुर में, 15 अगस्त को झंडारोहण वगैरह नहीं किया था इन्होंने, तो फिर भारत सरकार ने इनका कंट्रोल अपने पास में ले लिया। अब अलवर भरतपुर का कंट्रोल तो आप ले चुके हो, अब लेने के बचे आपके पास में दो, इनके जो पास में टच करती हुई दो रियासतें होती, एक तो धौलपुर और एक करौली। तो फिर अलवर से एक अलग हुआ ठिकाना था नीमराना ठिकाना एक अलग हो रखा था, तो कहा नीमराना को इनको और मिला देते, तो इन सबका भी बाद में विलय की योजना बनाई गई। तो अब कुल मिला के अलवर भरतपुर दो तो ले लिया भारत सरकार ने अपने पास में, धौलपुर करौली वालों को राजी किया, नीमराना ठिकाने वालों को राजी किया। इसमें अलवर थी अपने वो अपने कछवाहा राजवंश जो जयपुर का था, इनकी ब्रांच थी नरुका, उनका राज हुआ करता था। धौलपुर और भरतपुर जो थी अपने दो ही रियासतें थी जहाँ पे जाट राजवंश का अधिकार था। जो करौली रियासत थी यदु राजवंश, और यदु राजवंश में जादोनों के पास में थी, और नीमराना था ये चौहानों का ठिकाना हुआ करता था। तो इन सबका बाद में विलय करने की योजना बनाई गई। तो जो पहला चरण है अपना, यहाँ से अपना एकीकरण शुरू होता है। जो फर्स्ट फेज है उस फर्स्ट फेज का नाम दिया गया था मत्स्य सन, नाम थोड़ा गलत लिखा गया, मत्स्य नाम दिया गया। उसके अंदर रियासत, ये नाम देने वाले मुंशी थे, जिन मुंशी जी के बारे में अभी आपको बताया था, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, उन्होंने ये कहा था कि इन सबको मिला के एक यूनियन बनाया जाए, उसका नाम रखा जाए मत्स्य यूनियन। ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि महाभारत काल में जो अलवर वाला रीजन था इसको मत्स्य जनपद कहा करते थे। तो कहा यार ये जब मत्स्य जनपद था तो इस मत्स्य जनपद था, उसकी राजधानी विराटनगर उसकी राजधानी हुआ करती थी मत्स्य जनपद की। हम महाभारत में कहानियां सुनते हैं उनकी कि यहाँ पांडवों ने जब उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था तो उन्होंने अपना अज्ञातवास यहीं पर काटा था, और पांडव यहाँ पर अपने देश बदल के यहाँ पर रहे थे, राजा विराट के पास में रहते हैं। और आगे खूब लंबी चौड़ी स्टोरी है, पर एक बीच में फैक्ट ये भी है कि राजा विराट की पुत्री थी उत्तरा, और उत्तरा की शादी बाद में अभिमन्यु के साथ में की गई थी, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु उनके साथ में की गई थी। तो वो भी अपने आप में एक स्टोरी है। उत्तरा और जो अभिमन्यु का है, अभिमन्यु का कुल मिला के विराटनगर के अंदर ससुराल हुआ करता था। तो महाभारत काल में भी राजस्थान के अंदर पांडवों का जो आना हुआ था, आगमन हुआ था, तो वो भी अपने अलवर से जुड़ा हुआ था, मत्स्य जनपद इसको बोला करते थे। तो उन्होंने कहा कि यार इसका नाम अपने मत्स्य संघ रख देते हैं। तो कोई पूछे मत्स्य संघ नाम की सिफारिश किसने की थी या किसने दिया था? के मुंशी। रियासतें वगैरह मैंने बताई आपको, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, ये भी याद रखना, नीमराना ठिकाना। राजधानी किसको बनाई जाए? पहले भी मत्स्य जनपद की राजधानी मुख्य एरिया अलवर आया करता था, तो राजधानी अलवर बना। क्या इसका उद्घाटन वगैरह कहाँ पर किया जाना चाहिए? इनोग्रेशन, कैपिटल तो वो बना दी, इसका इनोग्रेशन कहाँ पे किया जाना चाहिए? तो 18 मार्च 1948 को इनोग्रेशन किया गया। भारत सरकार के मंत्री हुआ करते थे, नरहरि विष्णु गाडगिल नाम के मंत्री, एनर्जी मिनिस्ट्री थी इनके पास में, माइंस मिनिस्ट्री हुआ करती थी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री इनके पास में हुआ करती थी। इनको कहा गया कि आप जाओ और यार मत्स्य यूनियन वाला फीता काट दो। कहाँ काटे? तो उनका भरतपुर का जो किला है उसके अंदर उद्घाटन किया जाना चाहिए। हालांकि कहते हैं कि भरतपुर के किले में जब उद्घाटन कर रहे थे तब भी बीच में डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की गई थी। भरतपुर के जो राजा थे उनके भाई थे तो मान सिंह, वो और एक किसान नेता हुआ करते थे ठाकुर देशराज, और ठाकुर देशराज ने इन्होंने भी वहां पर अपनी मांगे रखने की कोशिश की थी, लेकिन हालांकि इनको भी समझा बुझा दिया गया और फाइनली वहां पे भरतपुर के अंदर मत्स्य संघ का उद्घाटन कर दिया गया। धौलपुर के राजा हुआ करते थे उदयमान सिंह जी, धौलपुर के राजा। मैं आपको और एक जानकारी दूं तो अपने जो वसुंधरा राजे सिंधिया इनके ससुर जी,
ये उदयमान सिंह जी हुआ करते थे। पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग ले चुके आ चुके थे, बड़े नेता हुआ करते थे। इन सब में उम्र में यही पड़े थे, तो उदयमान सिंह जी को इसका राज प्रमुख बना दिया जाना चाहिए। अपने जो भी ये उस समय इकाइयां बनाई गई थी, यूनिट बनाई गई थी, इनमें राज्यपाल नहीं बनता था, राज प्रमुख बना करते थे, और राज प्रमुख बनाए गए थे उदयमान सिंह जी। इसके जो डिप्टी राज प्रमुख बनाए गए थे वो थे गणेश पाल। ये धौलपुर के राजा थे और ये करौली के राजा थे गणेश पाल से। इनको इनका डिप्टी बना दिया गया था। थोड़ा याद रखना, ये सब बातें भी याद रखने वाली सी बात है। फिर आगे बढ़ते। अब कहा गया कि साहब जैसे आजकल मुख्यमंत्री बनता है, उसमें मुख्यमंत्री नहीं, उसमें प्रधानमंत्री बनाया करते थे। तो अलवर के हुआ करते थे शोभाराम कुमावत, तो शोभाराम कुमावत जी के लिए कहा गया इनको इसका पीएम बनाया जाए मत्स्य यूनियन का। डिप्टी किसको बनाया जाए? तो कहा जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिनको हम राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं। याद रखना, मैंने पहले भी किसी वीडियो में बता रखी इनकी खूब सारी बातें। इनको इनका डिप्टी बना दिया और फिर कहा सब जगह से एक एक बंदा लेके और इनके मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया। तो गोपीलाल यादव थे भरतपुर प्रधानमंडल, जब आप पढ़ोगे दूर पढ़ोगे वहां के अध्यक्ष हुआ करते थे। डॉक्टर मंगल सिंह हुआ करते थे धौलपुर के, मास्टर भोलानाथ हुआ करते थे अलवर के, चिरंजीव लाल शर्मा हुआ करते थे करौली के। इन सबको मिला के एक मंत्रिमंडल बना दिया गया। कहा साहब ये तो इसके राज प्रमुख है, ये इनका मंत्रिमंडल है, राज प्रमुख इनके सहयोग से शासन करेंगे। आप ये मान लो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री वाला जो आज पोजीशन है उस टाइम ऐसी पोजीशन हुआ करती थी। ये जो मत्स्य संघ बना था, इसकी जो इनकम थी वो 1,84,00,000 रुपए हुआ करती थी, 184 लाख रुपए थी। इसकी जनसंख्या लगभग 18 लाख के आसपास में इनकी जनसंख्या थी। राजाओं को जब राजाओं ने अपना विलय किया था तो उन राजाओं को पेंशन दी गई थी। तो कौन से राजा को कितनी पेंशन मिली थी? तो वो सबकी अलग अलग पेंशन थी। अलवर के राजा हुआ करते थे, अलवर के राजा हुआ करते थे तेज सिंह जी को 5,20,000 रुपए दिए गए। भरतपुर के राजा हुआ करते थे सिंह, गलती से आ गया 2 लाख नहीं, ये भी 5,02,000 रुपए दिए गए। धौलपुर के राजा हुआ करते थे उदयमान सिंह जी, इनको 2,64,000 रुपए दिए गए। करौली के राजा मैंने बताया आपको गणेश पाल जी, इनको 1,05,000 रुपए दिए गए थे। इस प्रकार ये जो मत्स्य संघ था ये पहले चरण के रूप में अपने राजस्थान के अंदर बनाया गया था। ये अपने राजस्थान का पहला चरण था। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में जाकर कंप्लीट हुआ था। आगे वाले और कौन कौन से चरण थे और बताएंगे। आज थोड़ा बैकग्राउंड ज्यादा था इसलिए हम धीरे पहुंच